नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला का 52वां पाठ। और आज का विषय है कांजी प्रतीक 66 से 70। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सरल जापानी। और हमारा जो यूआरएल है वो है ये youtube.com/at सरल जापानी, SARALJAPANI। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। सभी पार्ट अब एक जगह पर आप पा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन पर जाएं और इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला। इस प्लेलिस्ट के नीचे आप अब तक के सभी 52 पाठों को एक जगह पर देख सकते हैं, एक के बाद एक। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का पाठ, पाठ 52, कांजी प्रतीक 66 से 70। दोस्तों, अगर आप इन 5 कांजी प्रतीकों पर गौर करेंगे जिन्हें आज हम सीखने जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि इनमें काफ़ी समानताएं हैं। आप हर एक पे नज़र डालिए, देखिए कुछ ना कुछ समानताएं हैं और ये एक ग्रुप जैसा दिख रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो समान रूपी जो कांजी प्रतीक हैं उन्हें हम इकट्ठे एक ही पार्ट में शामिल करें, ताकि उनमें जो बहुत माइन्यूट फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं, वो हम सामने लेकर आएं और आप एक जगह पर उन्हें एक साथ देखें तो उनमें फ़र्क समझ में आप आसानी से समझ सकें। वरना क्या होता है दोस्तों कि गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कांजी की जगह आप समान रूपी कोई और या समानदर्शी सिमिलर लुकिंग एक कोई दूसरी कांजी का प्रयोग कर लेते हैं और उसका अर्थ बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। इसलिए जो भी सिमिलर लुकिंग, सिमिलर अपियरिंग जो कांजी प्रतीक है उन्हें आप एक साथ सीखें और उन्हें प्रैक्टिस बार बार करने पर आप उनमें जो फ़र्क है, जो माइनर फ़र्क है, वो आप या आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 5 कांजी प्रतीकों को सीखने का सिलसिला। ये है पहली कांजी, जो जिसका अर्थ है पत्थर। कुन्योमी में इसकी रीडिंग है इशी और ओन्योमी में इसकी रीडिंग है सेकी। इसके अलावा शाकु और कोकू भी प्रयोग में लाया जाता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण, कुछ यूसेज देखेंगे कुन्योमी रीडिंग्स के। इशी पत्थर, गहना, कीमती पत्थर, चकमक पत्थर जैसे लाइटर में, पथरी मूत्राशय गुर्दे आदि में। तो इन सबको दर्शाने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है। ये बेसिकली पत्थर इसका अर्थ देता है। ये अर्थ है ये कांजी है पत्थर की, स्टोन, इशी। दूसरा शब्द है इशिगाकी। इशिगाकी यानी कि पत्थर की दीवार, स्टोन वॉल। उसके बाद है बोसेकी। बोसेकी देखिए, सेकी के साथ ये बो की कांजी प्रयोग में लाया गया है, तो दोनों कांजी को मिलाकर ये कॉम्पोजिट वर्ड बना है बोसेकी, जिसका अर्थ है समाधि का पत्थर या फिर ग्रेव स्टोन। जैसे कि ईसाई धर्म में होता है, ग्रेव स्टोन बोलते हैं जो समाधि के ऊपर जो पत्थर लगाई जाती है। इसके बाद है शिकीइशी। शिकीइशी यानी कि फर्श का पत्थर या जो पेव स्टोन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। फर्श पर जो पत्थर, फर्श को बनाने में जो पत्थर का प्रयोग होता है वो उसे हम शिकी इशी कहते हैं। और जो पेवमेंट फुटपाथ होता है उसे भी शिकी इशी से डिनोट किया जाता है। आइए अब कुछ ओन्योमी के रीडिंग्स देखें, उन ओन्योमी के कुछ शब्द देखें। पहला तो वही है सेकी, यानी कि घड़ी में जवाहरात के लिए जो काउंटर है जापानीज ग्रामर में, उसमें सेकी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड आदि में जो जो इक्विपमेंट होता है, जो जो मटेरियल होता है, उसे भी सेकी से डिनोट किया जा सकता है। उसके बाद है सेकिजाई। सेकिजाई यानी कि इमारत। इस वो अर्थ तो इसका पत्थर ही है, लेकिन
सेकीजाई जब हम कहते हैं तो वो इमारत मीन करता है या बिल्डिंग। इस्सेकी, इस्सेकी, ये आप देख सकते हैं ये न्यूमरल 1 की कांजी है, यानी कि एक, यानी कि इची, और यह है सेकी यानी कि इची सेकी। तो इसको अगर हम संधि करते हैं तो इची प्लस सेकी हो जाता है इस सेकी। जिस तरह से हिंदी में संधि और संधि विच्छेद होता है, वैसे ही जापानी में भी संधि हो जाता है। जैसे इची के साथ सेकी को हम यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा इस सेकी। तो इस इची मतलब एक, और ये पत्थर यानी कि एक पत्थर शिला। इससे की नीचो दोस्तों, ये एक कहावत है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है एक तीर से दो निशाने साधना, तो इससे की नीचो का अर्थ है कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इससे की नीचो, इससे की माने याद एक पत्थर, नीचो मीन्स दो चिड़िया, चो यानी कि चिड़िया और नी यानी कि न्यूमरल 2 जो आपको पता ही है। तो ये एक उसका यूसेज है। उसके बाद है शाकुजिन। शाकुजिन यानी कि पत्थर जिसकी पूजा की जाती है, यानी पत्थर में भगवान की छवि या पत्थर की मूर्त, यानी कि आइडल, गॉड आइडल को हम शाकुजिन कहते हैं। और ये अंतिम शब्द है कोकू। जैसे कि हमने यहाँ पे रीडिंग्स में आपको बताया था, कोकू ये आयतन की पारंपरिक इकाई है, यानी कि एक यूनिट है वॉल्यूम का, जो जिसकी जो एक कोकू 180.4 लीटर के बराबर का होता है। इसका जो यूनिट है, वन कोकू इज इक्वल टू 180.4 लीटर्स, ये वॉल्यूम का यूनिट है। अब देखते हैं कि ये रेडिकल है कि नहीं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक रेडिकल है, ये एक मौलिक कांजी चिन्ह है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रोक ऑर्डर, कैसे हम इसको लिखेंगे। पहले ये हॉरिजॉन्टल टॉप लाइन, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा स्ट्रोक, फिर ये चौथा स्ट्रोक एक हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल, और फाइनली ये पांचवा स्ट्रोक। तो इन 5 स्ट्रोकों में ये जो कांजी है इशी या सेकी की, इसे लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे इस चिन्ह को पत्थर के लिए प्रयोग में लाया गया। देखिए, ये प्राचीन जो चिन्ह था वो ये ऐसा था, और ये क्या अर्थ देता है। चट्टान के नीचे एक पत्थर, ये एक पहाड़ है, एक चट्टान है, उसके जो पदतल है वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा। जैसे कि पत्थर के नीचे जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, तो ये वही अर्थ दे रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके ऐसा हो गया, ये है चट्टान, इसके नीचे पत्थर, और फिर ये हो गया चट्टान, चट्टान के नीचे ये रखा हुआ है पत्थर। तो इस तरह से पत्थर की कांजी प्राचीन काल में चीनी लोगों ने ऐसी रख दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी कांजी है वो है दायां या फिर राइट, राइट साइड। तो ये भी कांजी कुछ कुछ उसी तरह की है। ये कांजी कैसे, इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये आया, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे नजर डालते हैं। कुन्योमी में इसे कहते हैं मिगी, यानी कि दाहिने साइड को, दाहिनी दिशा को मिगी कहते हैं। बहुत जरूरी है इसे याद रखना, मिगी। और ओन्योमी में है उ या यू। कुन्योमी में कुछ शब्द देखते हैं। मिगी यानी कि दायां, दायां हाथ। पूर्वोक्त यानी विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर जापानी लेखन में, जैसे कि वर्टिकल राइटिंग, इसका अर्थ है जो जापानी राइटिंग है, जो चाइनीज राइटिंग है कांजी में, उसे हम हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली भी लिख सकते हैं। तो वर्टिकली में जो वर्टिकल राइटिंग है उसको दर्शाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्वगामी। उसके बाद है मिगी उदय। मिगी उदय का अर्थ है दाहिना हाथ, उदय यानी कि हाथ, तो मिगी उदय यानी कि राइट हैंड, दाहिना हाथ वाला आदमी, दाहिना हाथ का गेंदबाज वगैरह। उसके बाद है उएमिगी। उएमिगी, उए आप जैसे कि पिछले दिन हमने किया था, उए यानी कि ऊपर, और मिगी यानी कि दाएं, यानी कि
टॉप राइट। तो ये जो ऊपरी जो दायां जो कोना है टॉप राइट कॉर्नर, उसके लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है, या फिर सिंपली टॉप राइट, ऊपर दाएं। उसी तरह से ये है नीचे दाएं। इस शब्द को हम क्या कहेंगे? श्ता मिगी। श्ता, ये है श्ता। श्ता मिगी, इसे हम शिता नहीं कहते हैं, श्ता मिगी, यानी कि बॉटम राइट, नीचे दाएं। अब ये देखिए, ये कुछ ओन्योमी के शब्द हैं। ऊंचू कान। ऊंचू कान यानी कि दाएं और केंद्र के बीच, यानी कि बिटवीन, इन बिटवीन राइट एंड द सेंटर। उसी तरह से ये है मिगिगाकु। मिगिगावा, मिगिगाकु नहीं है, सॉरी, ये है मिगिगावा। मिगिगावा यानी कि दायां पक्ष या फिर दायां हाथ का पक्ष। उसके बाद है क्योकू। क्योकू अति दक्षिणपंथी राजनीति में, यानी कि जो राइटिस्ट लोग होते हैं वही है, जो अति रूढ़िवादी भी होते हैं। साइयू। साइयू का अर्थ है सबसे दायां, राइट मोस्ट। और उसके बाद है यूबुन। यूबुन यानी साहित्यिक संस्कृति के प्रति सम्मान। बुन यानी कि संस्कृति, तो यूबुन साहित्यिक संस्कृति के प्रति सम्मान। तो भले ही ये दाहिनी दिशा से, इसका अर्थ होता है कि सम्मान करना, और किसको सम्मान करना? ये साहित्य को। अब इसमें रेडिकल जो प्रयोग में आया है वो है ये वाला जो हिस्सा है, जो मुंह को दर्शाने के लिए, खुले हुए मुंह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये माउथ रेडिकल का प्रयोग इस मिगी कांजी में हुआ है। स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं दोस्तों। ये पहला स्ट्रोक। अब गौर कीजिए कि जो पिछला वाला जो चिन्ह था उसमें हमने जो टॉप हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक था वो पहले डाला था, लेकिन इसमें ये जो स्लैंटिंग स्ट्रोक है ये पहले आएगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आएगा, तो ये उल्टा है। तो इस पे, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो स्ट्रोक ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कांजी सिंबल्स में। थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक और फिफ्थ स्ट्रोक, तो ये तो वैसा ही है जैसा कि पिछले चिन्ह में था, लेकिन जो शुरू के जो एक पहला और दूसरा स्ट्रोक है वो उल्टा है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। तभी हमने जो समानदर्शी जो कांजी प्रतीक हैं, 5 हमने ऐसे आज के लिए सिलेक्ट किए हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ फर्क भी है। अब देखिए ये कैसे ये सिंबल दाएं दाहिने दिशा के लिए चुना गया, इस सिंबल को, ये कैसे आया सिंबल, इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे आया। तो देखिए ये जो सबसे प्राचीन कांजी जो इस पाई गई है इसके लिए, वो इस तरह की थी, जो ब्रोंज इंस्क्रिप्शंस में जो पाए गए हैं, या फिर जो स्टोन एज में पत्थर के ऊपर या ब्रोंज या किसी और मेटल के धातु के ऊपर जो पाए गए हैं वो इस तरह के हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? दाहिना हाथ दर्शा रहा है। जैसे ये एक इंसान खड़ा है, अपने दाहिने हाथ को ऊपर करके खड़ा हुआ है। ये आगे चल के इस तरह से हुआ। इसमें एक मुंह भी बना। मुंह यानी कि भाषण, ये एक घटक है जिसे जोड़ा गया बाद में। और उसके बाद जो आधुनिक काल में ये मुंह रह गया वैसे ही, और एक दाहिना हाथ इस तरह से दर्शाया गया है। तो देखिए इसी तरह से ये आया है। तो ये इंसान का मुंह है और ये दाहिने तरफ उसका हाथ है। तो शायद दाहिना हाथ के उपयोग को इंगित करने के इरादे से एक मुंह बनाया गया और उसके ऊपर दाहिना हाथ दिखाया गया। तो ये जो प्राचीन काल के जो चिन्ह है, जरूरी नहीं कि सभी चिन्ह को डिकोड किया गया हो, कि क्या उस समय उनकी मंशा रही होगी, कि क्या सोचकर ऐसा चिन्ह वो उन्होंने चुना होगा। लेकिन अभी जो भाषाविद हैं वो कुछ कुछ गेस करते हैं, कुछ कुछ रिसर्च से निकलता है। और अभी ऐसे भी बहुत सारे कांजी सिंबल्स हैं जिनके पीछे के जो कारण है, जिन्हें चुनने के पीछे के जो कारण है वो अभी तक मिले नहीं है। तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, कई चिन्ह ऐसे हैं। तो उन पे रिसर्च लगातार जारी है कि उन्हें डिकोड कर सके। अब आज का जो तीसरा कांजी है वो है
बायां या फिर बाईं तरफ, बाम तरफ। तो दाहिने के बाद अब बायां तरफ। देखिए इसमें भी है तो वही, लेकिन यहाँ पे जो मुंह के जगह पे ये दूसरी जो कांजी है वो आ गई है। अब ये क्यों आया है, कहाँ से आया है, वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले रीडिंग्स पे ध्यान देते हैं। कुन्योमी में बाईं तरफ को कहते हैं हिदारी। हिदारी। राइट साइड था मिगी, लेफ्ट साइड है हिदारी। और ओन्योमी में है ये सा या शा। तो ये दोनों, ये तीनों रीडिंग्स हैं बाएं साइड को लेफ्ट साइड को दर्शाने के लिए, हिदारी, सा और शा। कुन्योमी के कुछ रीडिंग्स देखते हैं। हिदारी, बायां, बायां, बाएं हाथ की ओर। सावान। सावान यानी कि बायां हाथ, बाएं हाथ से खेलने वाला बेसबॉल पिचर। उसके बाद है मुकात्ते हिदारी। ये देखिए, मुकात्ते हिदारी यानी कि बाईं ओर मुख करना। अगर आपने अपने चेहरे को बाईं तरफ घुमा के रखा हुआ है तो मुकात्ते हिदारी कहा जाएगा उसे। इसी तरह से दो हिदारी। दो हिदारी, दो हिदारी इसका अर्थ है बाईं ओर के समान, ऊर्ध्वाधर लेखन में नीचे के समान। तो ये वर्टिकल राइटिंग, जैसे हमने कहा था, वर्टिकल राइटिंग में नीचे के समान। और पिछले बार हमने देखा था कि वर्टिकल राइटिंग में जो ऊपर की तरफ है उसे मिगी, उएमिगी और shtamigi, मिगी उदय। ये देखिए, ये जो मिगी है इसमें वर्टिकल राइटिंग में ऊपर ऊर्ध्वाधर, जो जापानी लेखन में जो वर्टिकल राइटिंग में पूर्वगामी शब्द हैं उसे मिगी के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन यहाँ पे उसे कहते हैं दो हिदारी। ओन्योमी के कुछ रीडिंग्स देखिए। सा, बाईं ओर, विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर जापानी लेखन में निम्नलिखित, जो फॉलोइंग जैसे हम कहते हैं ना, फॉलोइंग ऑप्शंस या निम्नलिखित, कुछ भी निम्नलिखित, कुछ भी बिलो और फॉलोइंग, उसे हम इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं। उसके बाद है सायु। सायु यानी बाएं और दाएं, नियंत्रण, दावा करना, प्रभाव, प्रभुत्व, अपने परिचारक, साथ चलने वाले लोग या अस्पष्टता। ये सभी अर्थ दे सकते हैं इन कॉम्पोजिट कांजी के जरिए। अलग अलग सिचुएशंस में ये डिसाइड करेगा कि कौन से किस परिप्रेक्ष्य में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इतने सारे अर्थ इसके निकल सकते हैं। उसके बाद है क्योकुसा। क्योकुसा यानी कि अति वामपंथी या अति अति वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट जिसे हम कहते हैं, लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। रेडिकल, देखिए इसमें ये काम करने का रेडिकल है, इस ये दर्शाता है कि काम हो रहा है, तो इसका प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया गया है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा जो हॉराइजेंटल स्ट्रोक है उसे पहला स्ट्रोक कहा गया है। उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक और पांचवा स्ट्रोक। तो ये तीनों ही कांजी प्रतीक अब तक जो हमने सीखे, उन तीनों में 5 स्ट्रोक्स हैं। और जो ऑर्डर है वो मोरलेस सेम है। बस जो दाहिने दाहिना अर्थ देने वाला जो कांजी था उसमें सिर्फ ये स्ट्रोक पहले था और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दूसरे नंबर पे था। अब देखिए कहाँ से आया ये कांजी। मूल रूप से ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में ये इस तरह से लिखा जाता था। अब देखिए एक बायां हाथ, उस समय पिछले में था दायां हाथ इस तरह से लंबा था, लेकिन अब ये बायां हाथ ऊपर करके ये इंसान खड़ा है। ये बायां हाथ है, इसका दायां हाथ है, लेकिन बाएं हाथ को ऊपर कर रखा हुआ है। ये आगे चल के इस तरह से ये चिन्ह बना। इसमें जो जो ब्रोंज पीरियड में, ब्रोंज इरा में, यानी कि कांस्य इरा में, कांस्य काल में, कांस्य शिलालेख रूपों में इस कांजी को जोड़ा गया, जिसका अर्थ है काम या सहायता करने के लिए। तो ये घटक जोड़ा गया था और तब से ये जुड़ा हुआ है। और आधुनिक काल में जब ये चिन्ह बना
तो इसको इस तरह से दर्शाया गया। यानी कि ये जो हिस्सा है वो सेम ही है बाएं और दाएं के लिए, बस ये यहाँ पे मुंह बना हुआ है बाएं दाएं को दिखाने के लिए, और बाएं को दिखाने के लिए ये काम की कांजी जोड़ी गई है। अब ये क्यों जोड़ा गया है, हो सकता है कि इसमें ये कोई अर्थ के दृष्टि से जोड़ा नहीं गया हो, बल्कि फोनेटिक की दृष्टि से जोड़ा गया हो चीनी भाषा में, जो अब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि एडवांस्ड चाइनीज प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी समझ सकते हैं, लेकिन जापानी में ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आप इसमें जो है महारत हासिल कर सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि बाएं की कांजी कैसी है, दाएं की कांजी कैसी है, उससे आपको याद हो जाएगा। अगली कांजी है आज की इस पास्ट लेसन की, जो दर्शाता है पांव या पैर। कुन्योमी में इसे हम कहते हैं आशी, या फिर ता रिरु। ता, उसके बाद कुछ और आएगा इसलिए डॉट दिया हुआ है, और अंत में आएगा रिरु, या फिर ता रु, या फिर ता स। तो डॉट का अर्थ है कि यहाँ पे कुछ और भी शब्द हैं। पहले शुरू में ता है और अंत में सु है। ओन्योमी में इसकी रीडिंग है सोकु। बहुत सारे शब्द निकल सकते हैं इसमें। आशी यानी कि पैर, पंजा, ऑक्टोपस के हाथ या स्क्वीड आदि के हाथ यानी कि टांग, चाल, गति, कांजी का निचला संरचनात्मक घटक या रेडिकल, परिवहन का साधन, किसी की सवारी, पैसा या सिक्का। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इस सिंबल से ये सब अर्थ निकल सकते हैं। उसके बाद है आशियातो। आशियातो का अर्थ है पदचिन्ह, पृष्ठ आगंतुकों का रिकॉर्ड, उदाहरणार्थ सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। उसके बाद है देयाशी। देयाशी यानी कि मतदान, लोगों का वोटिंग, या फिर शुरुआत, दौड़, अभियान, व्यवसाय आदि की शुरुआत, प्रारंभिक प्रभार। तारीरु। तारीरु का अर्थ है पर्याप्त होना, करने लायक होना, योग्य होना, पात्र होना, काम करना, सेवा करना या जवाब देना। और तासु का यह अर्थ है संख्याएं जोड़ना या कुछ भी जोड़ना, एडिशन, जिसे हम तासु कहते हैं। तो ये सब अर्थ ये चिन्ह देते हैं। ओन्योमी के कुछ शब्द हैं सोकु, मोजे, जूते आदि के जोड़े के लिए काउंटर। सो जो जापानीज में जो काउंटर्स होते हैं, जैसे कि साई काउंटर है एज के लिए, उम्र के लिए, काई काउंटर है फ्लोर के लिए, इसी तरह से मोजे, जूते आदि के जोड़ों के लिए, जो जोड़ों में आता है, जैसे कि ग्लव्स हैं, मोजे हैं, तो इनके लिए जो काउंटर है उसे सोकु कहा जाता है। आशिया तो यहाँ भी है, पद चिन्ह, पृष्ठ आगंतुकों का रिकॉर्ड। उसी तरह से शुनसोकु। शुनसोकु यानी कि पैरों की फुर्ती, तेज धावक, तेज घोड़ा, महान प्रतिभा वाला व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति जो बहुत तेज हो, दूसरों से आगे हो, उसे दर्शाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एक्सपर्ट हो। शुनसोकु। और लास्ट शब्द है दोसोकु। दोसोकु यानी कि जूते पहने पैर, कीचड़ से सने पैर या गंदे पैर, यानी कि गंदे पैर के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो दो है ये पृथ्वी को डिनोट करता है। ये कांजी हमने पहले सीखा है, यानी कि सॉयल, मिट्टी, मिट्टी, धरती। तो ये मिट्टी और ये पैर यानी कि गंदे पैर, पैरों में मिट्टी लगे हुए हैं, तो ये गंदे पैर या कीचड़ से सने पैर, या फिर जूते पहने पैर भी कभी कभी इसका अर्थ दे जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मौलिक सिंबल है। ये रेडिकल, सेल्फ सस्टेन रेडिकल है। और इसके जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक और सातवां स्ट्रोक। इस तरह से 7 स्ट्रोकों में ये कांजी बन जाएगी। अब दोस्तों, ये इसका लॉजिक क्या है, ये अभी तक ये सही सही से पता नहीं चल पाया है।
ये ओरिजिनल प्राचीन लिपियों में ये इस तरह की कांजी पाई जाती है, जो देखकर तो लग रहा है कि एक इंसान है, इसके हाथ हैं, लेकिन पाँव की कांजी इसे क्यों कहा गया? अब ये भी हो सकता है कि ये जो हील होता है, हमारी जो एड़ी है, वो ये एड़ी है, ये कुछ उंगलियां हैं, तो इस हिसाब से ये पाँव को दर्शा रहा है, ये भी संभव है। ये एड़ी हो, और ये जो है ये जो बाकी पैर है, लेकिन साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें से। तो अभी आपको बस वैसे ही याद रखना है, वैसे ही समझना है कि ये पाँव की कांजी है। आज का जो अंतिम कांजी है वो है नाम या प्रतिष्ठित, फेमस, पॉपुलर, विख्यात, प्रतिष्ठा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कांजी है जो आप बार बार देखेंगे। तो ये नाम, तो इसलिए कुन्योमी में देखिए ना लिखा हुआ है। हम जैसे कहते हैं नामाए, वाताशिनो नामाए वा सुजॉय देस, माई नेम इज सुजॉय, मेरा नाम सुजॉय है। वाताशिनो नामाए वा, तो नामाए यानी कि नाम, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो इस चिन्ह का जो अर्थ है वो सिर्फ ना देता है। तो नामाए अगर लिखना हुआ तो आप पहले इसे लिखेंगे, फिर हिरागाना में मा ए लिखेंगे, तो उस तरह से ये नामाए शब्द पूरा होगा। खैर, आते हैं, वापस आते हैं इसकी रीडिंग्स पर। कुन्योमी में ना से शुरू होता है या फिर ना पे खत्म होता है। ओन्योमी में मेई कह सकते हैं और मेओ भी कह सकते हैं। कुछ रीडिंग्स, कुछ यूसेज देखते हैं। ना यानी कि नाम, प्रदत्त नाम, उपाधि, प्रसिद्धि, यश, प्रतिष्ठा, बहाना, ढोंग, औचित्य। ढोंग यानी कि जो शो ऑफ, हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद है नागोरी। नागोरी का अर्थ है अवशेष, निशान, बिछड़ने का दुख या अंत। उसके बाद है कामेई। कामेई का अर्थ है उपनाम, छद्मनाम या पेन नेम जिसे हम कहते हैं। काताकाना जो लिपि है उसके लिए भी हम, ये जो देखिए इसमें ये काता का और ये ना, तो वहीं से ये आया है काताकाना या हिरागाना का जो लास्ट में जो ना है वो यही है कांजी। उसके बाद ओन्योमी के कुछ शब्द देखते हैं। पहला शब्द है मेई। ये लोगों के लिए काउंटर है, आमतौर पर बैठने की जगह, आरक्षण और ऐसे। नाम, प्रसिद्ध, महान दर्शाने के लिए मेई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ओन्योमी में। अब एक बात और, जैसे कि हमने पिछले बार भी कहा था, ना और मेई देखिए मोर और लेस सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीडिंग का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि हमने पत्थर के समय भी देखा था, इशी और सेकी, कभी इशी का प्रयोग होता है, कभी सेकी का प्रयोग होता है, जबकि वो सिंबल सेम ही है और मीनिंग भी सेम ही है। दूसरा है मेगा। मेगा यानी कि प्रसिद्ध चित्र, उत्कृष्ट कृति, जैसे कि कोई पेंटिंग या कोई उत्कृष्ट फिल्म या कोई क्लासिक फिल्म। उसके बाद है दो मई। दो मई यानी कि समान नाम या समानार्थी, जैसे कि हम होमोनिम जैसे कहते हैं, होमोनिम समान नाम, वो है दो मई। और म्योजी, म्योजी यानी कि उपनाम या पारिवारिक नाम, दैट इज फैमिली नेम और सरनेम। इसमें फिर से वही माउथ की रेडिकल जो है उसका प्रयोग किया गया है इस कांजी को लिखने के लिए। और देखिए ये इवनिंग वाली कांजी भी है। ये आपने अगर, आपको अगर याद होगा तो ये इवनिंग की कांजी यानी कि शाम, सूर्यास्त की कांजी है। तो सूर्यास्त और मुंह, तो ये भला क्या बात हुई दोस्तों, आप समझ रहे होंगे ना, हाँ, आप ये ऐसा सोच रहे होंगे कि नाम के लिए ये सूर्यास्त की कांजी और ये मुंह की कांजी कहाँ से आई। तो हम देखेंगे उसे भी, पहले स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक और छठा स्ट्रोक। 6 स्ट्रोक्स में ये कांजी पूरी हो जाएगी। अब देखिए ये जो कांजी है, ये अर्धचंद्र, जैसे कि हमने कहा कि सनसेट, तो सनसेट तो है ही है, सनसेट पे क्या होता है, जो चांद निकलता है, ये चांद, अर्धचंद्र, आधा चांद, और ये मुंह। तो ये एक्चुअली इवनिंग या सनसेट या जो चांद जब निकलता है उस समय, यानी कि डस्क वाले समय को दर्शाता है ये कांजी। यानी अंधेरे में मुंह, अंधेरा और मुंह, यानी कि अंधेरे में खुद को पहचानने के लिए अपना नाम कहना।
हद हो गई है ना दोस्तों। मतलब क्या क्या सोच के कांजी बने थे उस प्राचीन काल में। मतलब लॉजिक को अगर हम देखें तो बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा लगता है कि अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसे खुद अपने मुंह से अपना नाम कहना पड़ रहा है, और इसीलिए इस कांजी को नाम के लिए प्रयोग में लाया गया। तो बड़ा ही अजीब, बड़ी अजीब बात है, लेकिन जो है वैसा है। तो खैर, इंटरेस्टिंग बहुत है। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे जो 5 कांजी हमने आज सीखी हैं, 66 से लेकर 70 तक। तो वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला था इशी या सेकी, पत्थर। फिर मिगी यानी कि दाहिनी तरफ, हिदारी बाएं तरफ। फिर हमने किया आशी या सोकु यानी कि पैर। और ये अंत में हमने नाम की कांजी यानी कि ना या मेई। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर से कुछ नई चीजें करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माता इमा शो।